चलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कॉस्ट रिकॉर्ड करके थेरोटिकल चैप्टर है आप लोगों का। तो कॉस्ट रिकॉर्ड चैप्टर जो है थेरोटिकल, वो आपके नोट्स में मैंने ऑलरेडी उसके शॉर्ट नोट्स बना के दिए हुए हैं। तो नोट्स में से कर सकते हैं, मॉड्यूल में से भी कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट दैट रेफर नोटबुक करके इंडेक्स में जाओ, वहाँ पे लिख के रखो आपके इंडेक्स में रेफर नोटबुक, क्योंकि नोटबुक में सब कुछ लिखा हुआ है कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में। ऑन कर लो वो प्रोजेक्टर, करो सारे बंद चालू करो। चलो जल्दी, हम गेटिंग लेट। सगळे दिवे लावून सर मी येते क्लासला. अरे आरामात ये, काय प्रॉब्लेम नाही. ऑनलाईन ना ब्रेक घेऊ दे. सर गाडीच चालू नाही होते. ओके, घराच्या बाजूला गॅरेज मध्ये टाक. चॅप्टर नंबर हुआ क्या प्रोजेक्टर ऑन? अगर अपलोड वाला ऑप्शन दिया तो फिर बच्चा लाइव में नहीं आता ना, ऑफलाइन आता सब कुछ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. जितना रेडीमेड फैसिलिटी दिया वो सब कुछ बंद। अभी आवाज आ रही है? आ रही है, सबको आवाज आ रही है? चेक करो एक बार। ओके, कॉस्ट रिकॉर्ड करके स्मॉल चैप्टर है आपका। तो हम लोग आज 3 चैप्टर का टारगेट रखे हुए हैं। एक कॉस्ट रिकॉर्ड वाला, एक एमआईएस वाला विच इज अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और तीसरा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102 विच इज अ शेयर बेस्ड पेमेंट। हाल ही में अपन ने खत्म किया उसको। सो एज पर द स्टैंडर्ड सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट empower a central government to order a cost audit and a cost record in the specific industry which are manufacturing the providing goods and rendering the services and to maintain the record and get it audited. तो सेक्शन याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्शन 148 आपका कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, आप कुछ बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, तो आपको कॉस्ट ऑडिट करना सर तुमचा आवाज नाही कॉस्ट येते. ऑडिट की जगह मैंडेटरी आ रहा है बेटा, सबको आ रहा है। यस सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. अरे बाकी लोगों को आ रहा है, चेक करो आपका इंटरनल कुछ। व्हाट अबाउट अदर? अभी चेक करो। अभी इनसे पूछो ना, आवाज आ रही है? नो सर नहीं आ रही अभी भी आवाज. हेलो हेलो, अभी अभी एक बार चेक करो। चेक ना हो।
आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही और वो आधा घंटा जाएगा टेक्निकल में। हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाँ सर अब भी आ रही है। कॉस्ट रिकॉर्ड वाला चैप्टर है हम लोगों का। तो कॉस्ट रिकॉर्ड वाला चैप्टर मैंने ऑलरेडी नोट डाउन करवा के दिया आप लोगों को, तो वही वाला चैप्टर आप लोगों को आज करना है। कॉस्ट रिकॉर्ड सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट सेज अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। Central government has ordered that the cost audit and the cost record are to be maintained by all manufacturing entities। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड करना और मेंटेन करना जरूरी है। कॉस्ट रिकॉर्ड परफॉर्म कौन करता है? इट इज अ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट इसको परफॉर्म करता है। कॉस्ट रिकॉर्ड बेसिकली किस चीज के बारे में होता है? आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो ना, उसमें मटेरियल का खर्चा कितना हुआ, लेबर का खर्चा कितना हुआ, अदर एक्सपेंसेस कितने हुए, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करना मैंडेटरी है एज पर द सेक्शन 148 which is a cost record. So maintaining a record of material, labor and other cost, it is a cost record. एप्लीकेबल किसको है? रेगुलेटेड सेक्टर एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर का एप्लीकेबल है। रेगुलेटेड सेक्टर में कौन से आते हैं? तो ये मैंने आपको शॉर्टकट में याद दिलाने के लिए बोलते हैं, ये सारे सरकारी सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर, आर्म्स एंड एम्युनिशन, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस, डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, टर्बोजेट, टैंक, फाइटिंग व्हीकल, रडार एंड रेडियो नेविगेशन, ये सारे के सारे आपके गवर्नमेंट सेक्टर है। नॉन गवर्नमेंट सेक्टर ये नॉन रेगुलेटिंग बॉडी में आते हैं। नाउ इसमें आता है मिनरल प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स, शुगर, इंडस्ट्रियल अल्कोहल, पार्ट सर्विसेज, रोड, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल एंड पेट्रोल। अब ये रेगुलेटेड सेक्टर एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, ये दोनों जो अपन ने बाइफरकेट किए हुए ना, इसके टर्नओवर के लिमिट अलग अलग है। अगर ये टर्नओवर के लिमिट अगर आप याद रखोगे ना, तो उसके हिसाब से इनको एप्लीकेबल है या नहीं है, ये आपका डिसाइड होगा। तो एनुअल टर्नओवर ये कौन सा है? रेगुलेटेड सेक्टर के लिए। रेगुलेटेड सेक्टर के लिए एनुअल टर्नओवर पिछले साल में 50 करोड़ या 50 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। एग्रीगेट टर्नओवर इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज 25 या 25 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। एंड ऑडिट करना पड़ेगा एज पर द रूल 4, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट फॉरेन करेंसी 75% से ज्यादा आपको बाहर से पैसा आ रहा है, देन अंडर द ऑडिट रूल 3। और अगर आप सेफ जोन से हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो भी आएगा रूल 3। तो अच्छे से याद रखो, टर्नओवर 50 या 50 करोड़ के ऊपर, इंडिविजुअल प्रोडक्ट कोई भी आपका 25 या 25 के ऊपर, रूल 4। देन 75% फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू आ रहा है, रूल 3। सेफ जोन में हो, रूल 3। नाउ ये नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर इज 100 करोड़, ऑलमोस्ट डबल कर दिया इन लोगों ने। वहां 50 है, यहाँ पे 100 करोड़ है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट वहां 25 था, यहाँ पे 35 कर दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट अगेन द सेम 75, सेज अगेन द सेम। आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज एंड रेवेन्यू वाला रूल 3 में आता है, टर्नओवर वाली लिमिट आपकी रूल 4 में आती है। तो ये लिमिट याद रहेगी। नाउ नेक्स्ट वन, कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट अपन एक बार जस्ट चेक करते हैं। देयर इज अ श्री मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कंपनी, आपको ये बताना है कि आपको एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो श्री मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, इनके 3 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट ए बी सी के टर्नओवर दिए हुए 25 करोड़, 15 करोड़ और 10 करोड़। 25, 15, 10 टोटल हुए 50 करोड़। 50 करोड़ या 50 करोड़ के ऊपर है, लग गया कॉस्ट ऑडिट, सेक्शन 148 करना पड़ेगा। एंड इंडिविजुअली भी अगर कोई प्रोडक्ट 25 के ऊपर दे रहा है तो भी करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ए अगर आप चेक करोगे तो क्या कर रहा है, वहां पे 25 करोड़ के ऊपर इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करे, तभी भी ऑडिट करना पड़ेगा। सेकंड, टर्नओवर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2010-10। नाउ 2010-10 50 के नीचे तो बट ऑब्वियसली एप्लीकेबल होगा नहीं। इंडिविजुअली 25 के ऊपर है क्या कोई? नहीं, तो ऑडिट नहीं लग रहा वहां। टर्नओवर 30-5-5
टोटालिटी में टर्नओवर 40 है, नहीं लग रहा, बट इंडिविजुअली प्रोडक्ट एक 25 के ऊपर है, तो लग रहा है वहां पे ऑडिट 22, हाँ तो 22, 50 के ऊपर चला गया ना, इन दैट सिचुएशन लगेगा। इंडिविजुअली लग रहा है क्या? नहीं। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आप टैकल कर पाओगे। देन कॉस्ट ऑडिट का रूल क्या है? कॉस्ट ऑडिट का रूल है रूल नंबर 6। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि आपका कॉस्ट ऑडिटर कौन है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और इसको अपॉइंट कितने दिन में करना होता है? 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर। यानी अपन अप्रैल में बुक्स ऑफ अकाउंट चालू करें तो अप्रैल से 180 डेज यानी 6 महीना, 30 सितंबर तक आपको क्या करना है? कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है, जो आपकी फर्म की कॉस्ट रिकॉर्ड चेक करके कॉस्ट ऑडिट करेगा। कंपनी शैल इन्फॉर्म द कॉस्ट ऑडिटर इट्स अपॉइंटमेंट। जिसको कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया है उसको बताना भी तो जरूरी, बेटे हमारा कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर है करके उसको नहीं बताएंगे, बस अपॉइंट कर देंगे, चलेगा क्या? नहीं। व्हिचएवर इज अर्लियर, क्या है? फाइल अ नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग इन व्हिच अपॉइंटमेंट इज मेड। तुमने ऑडिटर को अपॉइंट किया, अपॉइंटमेंट आप लोगों को 2 लोगों के इन्फॉर्म करने, जिस ऑडिटर को अपॉइंट किया उसको एक इन्फॉर्म करो, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलो विद इन 30 डेज फ्रॉम द बोर्ड मीटिंग, जिस बोर्ड मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है। देन फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट 180 डेज फ्रॉम द कमेंस ऑफ द फाइनेंशियल। वैसे भी मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है? 180 दिन में ऑडिटर को अपॉइंट करना है। बोर्ड मीटिंग के 30 दिन के अंदर अगर उतना नहीं कर पाए तो 180 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना जरूरी है कि बाबा तुम्हारी कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर कौन है। नाउ अब आगे क्या होगा? ऑडिटर शैल कंटिन्यू द ऑफिस टिल द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 1 साल की टर्म वो पूरी करेगा ना। अगर इसको अपॉइंट 6 महीने बाद किया हुआ है तो वहां से लेके अगले 1 साल तक वो कंटिन्यू करेगा, यानी अगले 30 सितंबर तक। तो इनडायरेक्टली आप देखो ना 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गया, वहां से 6 महीने तक और वो टर्म कंटिन्यू करेगा। वो कॉस्ट रिकॉर्ड चेक करेगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने 31 मार्च तक बनाया है उस पर रिपोर्ट बनाएगा, एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट करेगा, फिर अपनी फीस लेके निकल जाएगा। सो ही होल्ड ऑफिस 180 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। Casual vacancy can be filled by board of directors within 30 days. कॉस्ट ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो गया, कॉस्ट ऑडिटर इंसॉल्वेंट हो गया, कॉस्ट ऑडिटर की डेथ हो गई, तो इस पे अपन का किसी का कंट्रोल नहीं है। दिस इज कॉल्ड कैजुअल वैकेंसी, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल आउट कर सकता है। बट अगर वो रिजाइन करके आपसे परेशान होकर निकल गया है तो वो वैकेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल आउट नहीं कर सकते हैं। Inform the central government in CRA2 within the 30 days of new appointment. CRA1 पहली बार जब आपको अपॉइंट किया था ना, that was CRA1. कैजुअल वैकेंसी फिल आउट करने के लिए अपॉइंट करे, which is a CRA2. Submit the cost audit report to the board of directors within 180 days from the close of the financial year under the CRA3. Company within the 30 days from the date of receipt cost audit report to the central government in CRA4. ये CRA1, CRA2, CRA3, CRA4. It is very much important, इसको अच्छे से याद रखो। आपको पहली बार अपॉइंट किया CRA1, कैजुअल वैकेंसी फिल आउट करें CRA2, आपका कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनेगा CRA3, अब ये सरकार को रिपोर्ट होगी CRA4। ना इसके टाइम याद रखते, 180 डेज के दिन में आपको क्या करना है? अपॉइंट करना है। ऑडिटर 180 डेज फ्रॉम द क्लोज के बाद रिपोर्ट देगा। वैकेंसी फिल आउट हुई तो 30 दिन में फिल आउट की जाएगी। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट 180 डेज में ही देना है फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और एक बार कंपनी को रिपोर्ट आया तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है वापस 30 दिन में। क्या ये अच्छे से याद रहेगा? अच्छा, मेन मॉड्यूल पे आ जाओ आप लोग। ओके, आप लोग मॉड्यूल पे आओ, मॉड्यूल पे ही रहो, मैं कुछ और चीजें बताता हूँ। ये भी आपके नोटबुक में लिखा हुआ है, और इसको रटने के अलावा, याद करने के अलावा कोई लॉजिक या कोई ऑप्शन तुम्हारी जिंदगी में नहीं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है ये आपके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड CAS1 बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। एग्जाम में एमसीक्यू कैसा आएगा? चलो CAS1 कौन सा है बताओ, 4 ऑप्शन देंगे।
अब इतना कितना भी सर पटको आएगा तो 2 सेकेंड में आएगा, वरना जिंदगी भर नहीं आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट, सेकेंड कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, थर्ड प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड, फोर्थ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिफ्थ cost of transportation, 6 material cost, 7 employee cost or it is a labor cost, 8th one cost of utility, 9th one packing of material, 10th one direct expenses, 11th one administrative overheads, 12 repair, 13 service, 14 आपका कंट्रोल एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे 30 है, ये 30 के 30 तो मैं याद नहीं दिला रहा, मैंने ऑलरेडी आपको 15 करवा के दिए। अब कम से कम उतनी मेहनत करो, मैंने ऑलरेडी 30 का 15 करवाया है, 15 का आप 4 करोगे, 4 में से 2 याद होगे, एग्जाम में कुछ और ही आएगा, बेटर है ना 15 तो करो। ऑलरेडी मैंने एफर्ट कम लगा के दिए, इसमें और एफर्ट कम मत लगाओ और शॉर्ट मत करो, ये 15 के 15 आपको याद रखने ही पड़ेंगे। चलो दोबारा एक बार करते हैं। CAS classification of cost, 2 capacity determination, 3rd production and operation, 4th cost of production, 5th cost of transportation, material, employee, then 8 cost of utility, 9 packing, 10th direct expense, 11 administrative, 12 repair, 13 service, 14 pollution, 15 selling and distribution। अब एक काम करो, इसका एक अच्छे से वन पेपर पे नोट डाउन करके स्टडी टेबल पे चिपका दो, जाते आते तुम लाखों बार रिवाइज कर सकते हो, अनगिनत टाइम पे रिवाइज कर सकते हो, बट ये करने की देरी है। 5 मिनट लगेंगे आपको इसको नोट डाउन करने के लिए, बट ये 5 मिनट आपको 2 या 3 मार्क दिला के जाएंगे। सो ऐसे आप अलग से बुक निकाल के ओपन करके पढ़ने वाले में से नहीं हो, सामने रहेगा आंखों के सामने तो फटाफट फटाफट आपका देख के पढ़ा जाएगा, वरना नहीं होने वाला। मॉड्यूल पे आए सब लोग? कौन सा पेज नंबर बता सकते हैं? पेज नंबर है 386। अपन ये मॉड्यूल के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपने सबने इंडेक्स में लिखा क्या? रेफर नोटबुक करके, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहता आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। हाँ जी, ये चैप्टर कौन सा आपका? चैप्टर 14। चल वापस जो मेन चीजें मैंने ऑलरेडी करी हुई है शॉर्ट, बट वी आर जस्ट गोइंग थ्रू इट ऑन अ फास्ट ट्रैक बेसिस। कौन सा सेक्शन भाई? सेक्शन आपका 148 आपको बता रहा है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड अ रूल दैट जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको ऑडिट करना जरूरी है। नाउ उसमें अपन ने देखा कॉस्ट रिकॉर्ड का मतलब क्या है। कॉस्ट रिकॉर्ड का मतलब होता है आपने कितना मटेरियल यूज किया, कितना लेबर यूज किया एज पर सेक्शन 148, और ये सारे रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन किए कि नहीं किए, ये चेक करना, विच इज अ कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट 148 सेक्शन में होता है, और मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड मेंटेन करना, विच इज अ कॉस्ट रिकॉर्ड। देन एप्लीकेबिलिटी, ये सबको एप्लीकेबल है। रिकॉर्ड मेंटेन करना डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज को भी एप्लीकेबल है। इसमें 2 सेक्टर को डिवाइड किया गया है, रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड, और ये टेबल अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। मैंने आपको टेबल बना के दी हुई है, माइक ऑफ करो ऑनलाइन वाले। रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर का लिस्ट दिया है मैंने, अभी दिया मैंने, आर्म्स एंड एम्युनिशन, रेडियो स्ट्रक्चर, देन उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग, टर्बोजेट्स, कारो, ये सारे आपके रेगुलेटेड सेक्टर में। इमेजिन करो लिमिट क्या है, सालाना लिमिट है 50-50 करोड़, इंडिविजुअली 25। रूल कौन सा? रूल 4 से जोन 75% फॉरेन एक्सचेंज, रूल 3। चलो नेक्स्ट, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर 100 करोड़ और 35, रूल 4। उसके बाद नेक्स्ट वन कौन सा है? रूल 3 सेज या 75%। उसके बाद दोबारा ये वाला चार्ट, कॉस्ट ऑडिट रूल कौन सा है? रूल 6। रूल 6 कहता है कॉस्ट ऑडिट कितने दिन में बोर्ड मीटिंग लेना है? 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट। उसमें सीएमए को अपॉइंट करेंगे। सीएमए कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिसिंग कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना चाहिए, और उस ऑडिटर को इन्फॉर्म करेंगे। ऑडिटर के साथ साथ गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करेंगे। गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना है, नहीं तो 180 डेज जब से हुए तब से। नाउ वो क्या करेगा? वो ऑडिट करेगा। ऑडिट करते वक्त वो कौन सा रिपोर्ट देगा? सीआरए कौन सा? सीआरए 1।
ऑडिट रिपोर्ट CRA 1 2 3 4 कौन सा ऑडिट रिपोर्ट CRA 2 क्या है अपॉइंटमेंट 2 क्या है CRA 3 कैजुअल वैकेंसी 3 क्या है रिपोर्ट 4 क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कैजुअल वैकेंसी 30 डेज में फिल करेंगे CRA 2 30 डेज अपॉइंटमेंट CRA 3 कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट 180 डेज में बनाना है एंड CRA 4 सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करना है CRA 1 2 3 4 क्लास में खत्म करो ओके CRA 1 में ये जो दिया हुआ है ना मटेरियल कॉस्ट एंड ऑल दैट CRA 1 किसकी बात करता है ध्यान से देखो CRA 1 टॉक अबाउट कॉस्ट रिकॉर्ड टू बी मेंटेन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने फिलहाल के लिए 3 याद रखो जितने खर्चे ना उसके सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने CRA 2 क्या करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है कि अपन ने दूसरा कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है देन CRA 3 क्या बात करता है हमने ऑडिट रिपोर्ट बना लिया है CRA 4 ये रिपोर्ट हम लोग अब तक पहुंचा रहे हैं तो चारों हो गया लेसन राउंडेड ऑफ Company Act empower central government that company engage in the specific industry, manufacturing, providing of goods, rendering a service are compelled to maintain their cost by getting a audit under section 148. Done. Company Act cost record का मतलब है the books of account related to utilization of material, labor and cost applicable और इसका audit होगा under section 148. अभी के अभी क्लास में एक बार अपने नोट्स में से देखा मॉड्यूल में से देखा लौट रहा तीन बार अभी और आपका अच्छे से मैंडेटरी टू कीप द रिकॉर्ड फॉर अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल क्लास ऑफ कंपनीज तो ये टर्नओवर एंड लिमिट पे दी हुई है तो रेगुलेटेड में उन्होंने लिमिट दिया हुआ है ऑल प्रोडक्ट विथ 35 or more immediately preceding the financial year. Every company gets a record audited according with the annual turnover of the company of all products and services during the preceding financial year. 50 crore or more or aggregate turnover of the cost record maintained as per rule 3 is 25 crore or more. Done? Then every company specified rule 3 cost record audited this overall turnover should be individually the turnover of the product as per the cost record required under the 35 crore or more. Then उसके अलावा क्या दिया है उन्होंने कंट्रोल वगैरह छोड़ो CRA 1 cost record CRA 2 appointment of cost auditor overhead में material direct indirect labor then CRA 3 direct and specific direct cost associated to the job CRA 4 दिया नहीं उन्होंने जो कि अपन cost report देंगे किसको cost report देंगे अपन सेंट्रल गवर्नमेंट ओके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है इंडिविजुअल जॉब के लिए दैट रिप्रेजेंट्स कैरिंग फॉर द ऑपरेशन और कॉस्ट डिजाइन शो द आउटपुट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड विद द ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मेरा ऑफिस का खर्चा कितना हुआ फैक्ट्री का खर्चा कितना हुआ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कितना हुआ 3 ही खर्चे कितने हुए फैक्ट्री ऑफिस एंड सेलिंग इसका रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन किया जाता है कॉस्ट रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाता है इसके एमसीक्यू पे आ जाओ लाया ना बुक इसके कल के एमसीक्यू हुए क्या सबके पक्का ज्यादा था ही नहीं डाउट मेरे पेंडिंग रखे मेरे को आया था बट मैं 8:30 बजे क्लास खत्म करने के बाद मेरे को बिल्कुल जान नहीं बचते कि मैं आपके रिप्लाई करूं देखे है सैटरडे संडे में आपको रिप्लाई आएगा कौन लेफ्ट हो गया मैं ही लेफ्ट हो गया ये कैसे हो गया गजब हो गया कुछ भी होता हेलो हेलो पता नहीं अचानक से मीटिंग बंद हो गया था आप लोगों ने सुना कुछ नहीं सुना ना अच्छा हुआ नहीं सुना Am I audible? Yes, sir. चलो एमसीक्यूज पे आ जाओ Yes, sir.
चलो 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 जल्दी जल्दी। ओके, द सेंटर पॉइंट ऑफ द कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का सेंटर पॉइंट क्या होता है? कंपनी, मैनेजमेंट, नन और फैक्ट्री। फैक्ट्री में कितना खर्चा हुआ है? मटेरियल का, लेबर का। चैप्टर नंबर 13 मटेरियल का खर्चा कितना हुआ है, लेबर का खर्चा कितना हुआ है, वो कंपनी का नहीं, अपन किसका बात करते हैं? फैक्ट्री का बात करते थे। फैक्ट्री के खर्चे की कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट, नन ऑफ द अबव। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देन कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट किसको देता है? ध्यान से सुनो, कॉस्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। कॉस्ट ऑडिटर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देता है तो CRA 3 और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है तो CRA 4। कॉस्ट ऑडिट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, शेयर होल्डर, डायरेक्टर और नॉन ऑफ द अबव। कंज्यूमर, तुम्हारी प्रोडक्ट की कॉस्ट सही होनी चाहिए। कुछ भी अनशन कॉस्ट बोलेंगे तो कंज्यूमर का नुकसान है कि नहीं? यस, तो कंज्यूमर के लिए अपन कॉस्ट ऑडिट करते, शेयर होल्डर के लिए अपन फाइनेंशियल ऑडिट करते, जिसको अपन टैक्स ऑडिट बोलते हैं या प्रॉफिट ऑडिट बोलते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट, वो शेयर होल्डर के लिए होता है। देन dash dash approval is necessary for appointment of central cost auditor. Central government approval is required. Cost auditor again appointed by whom? It is appointed by board of directors. 9th वाले पे आ जाओ। Cost auditor has to submit the report in how many days? 180 days। इसमें एक याद रखो, एक तो 180 days है, नहीं तो 30 days है, बाकी तो है ही नहीं। अपॉइंटमेंट के 180 डेज है मेजॉरिटी और कैजुअल 30 दिन। रिपोर्ट के लिए भी कितना दिन है? 180 डेज। होल्ड भी पोजीशन कितना करना है? 180। पहला अपॉइंट भी कितना है? 180। देन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू अपॉइंट द कॉस्ट ऑडिटर, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोर्ड, CEO और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है? देखो, उन्होंने ये नहीं पूछा है कि कौन अपॉइंट करेगा, उन्होंने पूछा अप्रूव कौन करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेंगे। ये MCQ में बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है बच्चों का, तो ये केयरफुली देखो, इसको इंपॉर्टेंट कर लो। डन? ओके, एक व्यक्ति को कितने ऑडिट करना अलाउडेड है? तो एक व्यक्ति को 20 ऑडिट करने अलाउडेड है। तो अगर 20 ऑडिट अलाउडेड है तो 3 पार्टनर के हिसाब से टोटल कितने हुए? 60। बट 60 में से 10 10 10 एक कंपनी की, यानी एक व्यक्ति के पास 10 ऑडिट 25 लाख के ऊपर के कैपिटल के नहीं होने चाहिए। तो यानी 10 10 10 कितने हुए? 30। उसमें से 30 कंपनी का पेड अप कैपिटल शुड नॉट बी मोर देन 25 लाख। तो एक व्यक्ति को कितने ऑडिट? 25। और इंडिविजुअली अगर 10 ऑडिट है तो उनका 25 के ऊपर टर्नओवर नहीं होना चाहिए। ये किस लिए? अब कोई नया फ्रेशर कॉस्ट मैनेजमेंट आया, चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, तो उसके पास भी बड़ी कंपनी का ऑडिट होने का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए ना। सारे सीनियर लेके 20 के 20 सारी बड़ी कंपनी उनके पास है, तो अपन क्या करेंगे? अरे हवा 15 वाले MCQ पे आ जाओ। 15 the cost auditor at a time of a function auditor, how many company in which all company paid up capital is more 30 or lakh? 10 na? Okay. 16 a cost audit has 3 partner, how many companies cost audit can be conducted with a paid up capital of the all companies? नहीं, all बोला ना बाबा, all companies का मतलब टोटल ऑडिट कितना कर सकता? 16. 17 one mark as an important one. 15 16 17 तीनों important करो। Cost accountant has accepted concurrent auditor of the company as a cost auditor। तो concurrent auditor को अपन अपॉइंट नहीं करेंगे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। कॉस्ट ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, CA इंडिपेंडेंट होना चाहिए, CS भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। 19th one as a important one, annexure cost audit report जो है ना वो साइन कौन कौन करेगा? It is signed by 1 director and 1 company secretary। तो तुम्हारी वैल्यू है। Cost accountant may be appointed as dash dash insurance loss and assessor वैल्यू करके।
अब तुम्हारी साइन की वैल्यू है तो तुमको कॉस्ट ऑडिट पढ़ते आना चाहिए, इसलिए ये सब्जेक्ट रखा हुआ है, नहीं तो कॉस्ट ऑडिट पता नहीं, हाँ ये ले साइन, बस ऐसे नहीं करना है, देखना है वहाँ पे। नाउ मैंने बोला था आपको ये सारे स्टैंडर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। CAS 9 डील विद, तो CAA 9 डील विद का लिखा CA 9 पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन C28 वाले MCQ पे आ जाओ। CAS 8 किसकी बात करता है? यूटिलिटीज, 8 बात करता है आपका कॉस्ट Cost of ऑफ utility. यूटिलिटीज। ओके, देन CAS 5 ये किसकी बात करता है? तो 5 बात करता है आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की। अब मुझे बताओ ऐसे MCQ आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, वरना ये MCQ आपके नहीं बनेंगे। CRA 3, हाँ ये मैंने याद दिला दिया, आधा काम। CRA 3 के आपका कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, CRA 1 के आपका मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड। नाउ अपॉइंटमेंट ऑडिटर की कब की जाएगी? चाहे CA हो, CS हो, CM हो, सब कुछ अपॉइंट करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग में। एंड द लास्ट वन, अंडर द कंपनी एक्ट कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 180 डेज में। कौन से फॉर्म में? CRA 3 में। फिर बाद में 30 डेज में बोर्ड किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, CRA 4। ये बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। मैंने एक ही काम आप पे छोड़ा है, कौन सा? ये वाला, ये आपका हो जाना चाहिए। कल संडे है, मोस्ट प्रोबेबली चांस कि मैं क्लास लूंगा, क्योंकि मुझे जितना जल्दी वाइंड अप करेंगे उतना सेल्फ स्टडी के लिए आपको टाइम मिलेगा। बट आई विल लेट यू नो 9 बजे तक, तब तक मैसेज मत करना, ओके? जैसे एक जनरल आप चेक करोगे, पहले दिन अपन ने कितने चैप्टर किए थे? 2, कल 2, आज 3। अगर 3 दिन में 7 चैप्टर CA में के अगर खत्म कर रहे हो ना, तो जिस स्पीड के हिसाब से अपन जा रहे हैं ना, तुम लोग बोलते सर अगर मैं बैठू ना करने तो मेरे को एक दिन में 1 ही चैप्टर होता, बराबर? बट जिस हिसाब से अगर आप जा रहे हो ना, आपका वेल टाइम होगा, और जितना जल्दी आपका रिवीजन होगा ना, विल सॉल्व द पेपर इन द क्लास प्रॉपर्ली। कि आप मेरे सामने बैठा हो, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अपन डिस्कस कर रहे हैं CA में के 100 MCQ, पहला, दूसरा, तीसरा पेपर, तो उतना ज्यादा आपके लिए क्या होगा? यूटिलाइजेशन होगा। फिर मैं मेहनत तोड़ के जम के पढ़ाई करना। राइट नाउ मेरा मेन पर्पस क्या है? तुम बहुत स्कैटर्ड हो, तो वो स्कैटर्ड लोगों को क्या करना है? इकट्ठा करना है और इनको बूस्ट आउट करके स्पीड देना है। तुम लोगों को रियलाइज ही नहीं तुम किस हिसाब से कितने स्पीड से रिवीजन कर सकते। तुमको इमेजिन, 3 दिन में 7 चैप्टर खत्म किए। कल का लेक्चर अगर हुआ ना, मैं तो बोलता 11 चैप्टर आधा CA में तुम खत्म कर सकते 4 दिन। अपन कभी प्लान ही नहीं करें, कभी इमेजिन ही नहीं करें, नहीं ऐसे चैप्टर है यार, 4 दिन में आधा CA में खत्म कर रहे। अरे जो ने बाकी कितनी बार रिवीजन हो सकता है, बस देखो तुम लोग। इसका माइक ऑन है। आशीष, अब घर पे क्या भांगड़ा कर रखे तू? माइक ऑफ करना। दिस इज डन। डन सर। ओके ओके, आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102। चैप्टर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102। 7 MCQ है, कितने? 7। हाँ, अभी किया हुआ है रिसेंटली, तो थ्योरेटिकली अपन इस पे ज्यादा स्ट्रेस ऑन करेंगे। MCQ आप घर पे कर लेना, ओके? तुमने अभी तक जितना भी चीज हुआ है, तुम्हारा पढ़ाई हुआ है, नहीं हुआ है, रिवीजन हुआ है, असाइनमेंट हुआ है, टेंशन मत लो। रिवीजन अटेंड करो, शाम के शाम MCQ सॉल्व करो, तुम्हारा सब टाइम पे होगा। डन विला? चैप्टर नंबर कौन सा ये? 20। चैप्टर नंबर 20। तो स्कोप, ये 4 स्कोप की बात करता है। ये स्कोप इंपॉर्टेंट है, इसी पे MCQ आएंगे। शेयर बेस पेमेंट मैं आपको बताता हूं। आप क्या करोगे? आप एसेट लोगे, गुड्स लोगे, सर्विसेज लोगे, और उसके बदले में लोगों को कैश नहीं दोगे, उसके बदले में लोगों को आप शेयर दोगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शेयर बेस पेमेंट सिस्टम। नाउ इसमें कौन सी चीजें आती है? इक्विटी सेटल शेयर बेस पेमेंट ट्रांजैक्शन, इक्विटी बेस्ड शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन। तो अब मुझे ये बताओ,
मैंने 5 लाख के आपसे गुड्स ली और मुझे मेरी कंपनी के शेयर आपको देना है, तो क्या मुझे मेरी कंपनी का फेयर वैल्यू, इशू प्राइस, मार्केट प्राइस पता होना जरूरी है कि नहीं? यस। तो मेरी Yes, शेयर sir. की मार्केट प्राइस क्या है, फेयर वैल्यू क्या है, ये डिटरमाइन कौन करने के लिए बोलेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102। तो ये फेयर वैल्यू बताएगा। अब मुझे फेयर वैल्यू पता चल गया क्या कि बाबा 5 लाख रुपए का गुड्स है, मेरे शेयर का वैल्यू 125 है, तो मैं डिटरमाइन कर पाऊंगा ना कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देने। करो 5 लाख डिवाइड बाय 125, 4000 शेयर्स देने पड़ेंगे टू सेटल द ट्रांजैक्शन ऑफ 5 लाख। नाउ द सेटल शेयर बेस पेमेंट ट्रांजैक्शन। अब मुझे ये बताओ, मैंने गुड्स परचेज किए, मैं ये कैसे सेटल कर सकता क्या? हाँ कर सकता था, बट मैंने कैसे शेयर से सेटल किया? अब शेयर से सेटल किया तो मेरी कैश बची, इक्विटी में कैपिटल भी आया। अब लॉन्ग समय के लिए अपन यूज कर सकते कि नहीं कर सकते? यस। शेयर बेस पेमेंट, शेयर बेस पेमेंट कौन से ट्रांजैक्शन की बात करता है? रिसीव गुड्स सर्विसेज फ्रॉम द सप्लायर, दोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन शेयर बेस पेमेंट। आपने कोई सर्विस ली, आपने कोई गुड्स लिया, उसको सेटल कैसे किया? शेयर देके सेटल किया। It incur a obligation to settle the transaction of a supplier in share based payment when another group receives the goods and services. Another group से आप services ले रहे हो, तो in that situation वो group अभी आप में interested है तो वो share prefer करेगा rather than cash. Share based payment is a award with cash alternative. कैश के बदले में मैं शेयर दे रहा हूं, तो इट इज जस्ट अ अल्टरनेटिव। द अकाउंटिंग डिफरली डिपेंड वेदर द चॉइस रेस्ट विद द काउंटर पार्टी। सामने वाली पार्टी पे डिपेंड है, भाई तेरे को कैश चाहिए कि शेयर चाहिए? वो बोला शेयर चाहिए, तो शेयर बेस्ड पेमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे। कैश चाहिए तो कैश ले, फिर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं। The counterparty has a right to choose the mode settlement treated as a compound award. ये भी आपकी नोटबुक में सारी चीजें नोट डाउन करके लिखी हुई है, इंडेक्स में डाल दो, रेफर द नोटबुक एंड एन एमसीक्यू। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या डिस्क्लोज करना जरूरी है? तो डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्रीमेंट। डिस्क्रिप्शन एग्रीमेंट मतलब सेटलमेंट का मेथड क्या है और उसका वेस्टिंग पीरियड कितना है। मैं इसका एक बढ़िया सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज के आज लूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है, कैसे इसकी अकाउंटिंग करनी है। एवरेज प्राइस एक्सरसाइज ऑप्शन। एवरेज प्राइस मतलब आपके शेयर का फेयर वैल्यू क्या होगा, जो शेयर दे रहे हैं ना उसका प्राइस क्या है। नंबर ऑफ शेयर ग्रांटेड एंड ऑप्शन। अभी देखो मैंने बोला मैंने 5 लाख की सर्विस ली, मेरा शेयर का फेयर वैल्यू कितना है? 125, तो मैं शेयर कितना दे रहा हूँ? 4000। तो मैंने क्या क्या बताया? अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो मैं उनको ये बता रहा हूँ कि हमारे बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ था, मैं बता रहा हूँ कि मेरी शेयर का प्राइस क्या था, मैं ये बता रहा हूँ मैंने कितने शेयर दिए, and the range of the exercise price and the remaining contractual option outstanding at the end of the reporting period. Now, grant date. Grant date on which the company employees agree share based payment plan. हम लोगों ने सिक्योरिटीज में टॉपिक पढ़ा है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जहाँ पे अपन एम्प्लॉयज को क्या बोलते हैं कि आप हमारे कंपनी में अगले 3 साल 4 साल 5 साल तक काम करोगे, तो हम लोग अभी आपके नाम से शेयर बुक करके रखेंगे, जितना प्राइस बढ़ेगा उतना ऊपर का एप्रिसिएटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ द 3 ईयर, एट द एंड ऑफ द 5th ईयर हम लोग आपको क्या करेंगे? कैश में देंगे। दैट इज द ग्रांट डेट। तो जिस दिन हमने आपको ये राइट दिया दैट डे इज कॉल्ड ग्रांट डेट। अब इसको अपन प्रैक्टिकली करते, इसके लिए आ जाओ अपन वापस मॉड्यूल पे। चैप्टर नंबर कौन सा बोला? 20 ना? 21 है। So 21. 21 हाँ मॉड्यूल मध्ये 21 आहे
चैप्टर देखो, ये बहुत ज्यादा चीजें आपकी क्लियर करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है ये चैप्टर का? ऑब्जेक्टिव है इज द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसकी रिपोर्टिंग लिख के रखो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ शेयर बेस ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ शेयर बेस ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ शेयर बेस ट्रांजैक्शन लिखा, कितना अच्छा लिखा, देखो डन। Done, sir. ओके, इसके स्कोप अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किए, इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शन, कैश सेटल ट्रांजैक्शन, ये उसके स्कोप है। ग्रांड डेट अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। ओके, कंडीशन फॉर शेयर बेस्ड फंड, द सर्विस एंटाइटल एनकाउंटर पार्टी नो, तो नॉन वेस्टिंग कंडीशन। आपने सर्विस लिया हुआ है, देन स्पेसिफिक सर्विसेज। अब स्पेसिफिक सर्विसेज लिए तो कंडीशन रहेगी, ऐसा ऐसा करने पे ऐसे ऐसे टर्म पे हम लोग मिलेंगे। तो बेसिकली कंडीशन अपन एम्प्लॉइज के लिए रखे हैं ना, 3 साल काम करो तो हम लोग आपको क्या देंगे, कैश में रिवॉर्ड देंगे। तो परफॉर्मेंस वेस्टिंग, तो एक तो सर्विस वेस्टिंग रहेगा या फिर परफॉर्मेंस वेस्टिंग आपका सर्विसेज रहेगा। नाउ ये सेकेंड डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वेस्टिंग पीरियड फॉर विच द स्पेसिफाइड कंडीशन आर टू बी सेटिस्फाइड। अब ये ध्यान से देखो, पहला साल, जिस साल में आपको ना शेयर देने का वादा किया है, राइट दिया है, राइट, शेयर नहीं दिए, राइट दिया है, दैट पीरियड इज कॉल्ड ग्रांट डेट। फिर वहां से 3 साल, 3 साल ये स्टैंडर्ड पीरियड है ना, इससे ज्यादा होगा ना इससे कम होगा, दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड का मतलब आपको यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या करनी है, फुलफिल करनी। आपने जो सर्विस देने का वादा किया वो सर्विस दो, आपने जो परफॉर्मेंस बोला है करके दिखाएंगे वो परफॉर्मेंस करो। अगर वो परफॉर्मेंस हुआ तो फिर हम लोग आपको क्या करेंगे, हमारी कंपनी के शेयर देंगे। जिस दिन शेयर देंगे दैट इज अ एक्सरसाइज डे। तो ध्यान से सुनो, वेस्टिंग पीरियड 1 साल का होता है एंड वेस्टिंग पीरियड 3 साल का होता है। और आपका ग्रांट डेट जो है वो ग्रांट डेट जिस दिन आपको शेयर का राइट दिया, ग्रांट डेट, देन आपको परफॉर्म करना है, दैट इज अ वेस्टिंग पीरियड। और जिस दिन शेयर दिए दैट इज अ एक्सरसाइज ऑप्शन। नाउ एक क्वेश्चन करेंगे तो इससे आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया है, एग्जाम से पहले एक बार देख के जाओ तो जल्दी जल्दी क्विकली रिवाइज हो जाएगा। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने वादा दिया दैट हम लोग आपको 100 ऑप्शन दे रहे, कितने एम्प्लॉइज को, 500 एम्प्लॉइज। हर एम्प्लॉय को 500 एम्प्लॉय को 100 शेयर देंगे हम लोग। कितने शेयर देंगे, 100 शेयर देंगे। ओके, कब तक देंगे, अगर आप 3 साल तक, नेक्स्ट 3 साल तक अगर आप काम करते हो तो ही ये ऑप्शन आपको मिलेगा। तो अपने को काम कितना करना पड़ेगा, नेक्स्ट 3 इयर्स। नाउ इन दिस सिचुएशन पहले साल 35 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए और दूसरे साल 60 एम्प्लॉय छोड़ के जाने की आशंका है। कोई तो रहेंगे आकांक्षा, पता नहीं कौन है, अपनी क्लास में है कोई, नहीं कोई। सी कैरेक्टर मैटर्स, तेरे को देख के फर्क गिरता, मेरे को देख के कभी डाउट नहीं आता किसी को। हाँ, अरे पास्ट परफॉर्मेंस से फ्यूचर कैरेक्टर बनता तुम्हारा। सर एम्प्लॉइज राहिले वाट बघतात, जान दो, वैसे भी छोड़ के जा रहे, 40 एम्प्लॉइज वो भी जा रहे, 40 एम्प्लॉय है आपके जो सेकेंड ईयर छोड़ के चले गए, 25 जाने की और चांसेस है, और 22 एम्प्लॉय जो है वो थर्ड ईयर छोड़ के चले गए। ओके, पहले साल शेयर का प्राइस 40 था, दूसरे साल 50 था और तीसरे साल 52 था। अब देखो इसमें ना अपन प्रैक्टिकली क्या करेंगे, कैलकुलेशन भी करेंगे और कैलकुलेशन के साथ जर्नल एंट्री भी रिवाइज करेंगे और ये चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाएगा। तो अपन कैलकुलेशन कैसे करें, ध्यान से देखो, टेक ऑन अ कैलकुलेटर सब लोग। आपके पास कितने एम्प्लॉइज थे, 500 बराबर,
500 में से 35 एम्प्लॉय छोड़ के गए, लंबी जुदाई हो गए, छोड़ के गए। ओके, माइनस करो, इनको हटाओ। तो इसका मतलब इनको अपन ऑप्शन देंगे क्या? नहीं, अपना कंडीशन है 3 साल रुको तो देंगे अपन शेयर, वरना नहीं। तो ये 35 गए, 60 छोड़ के जाने के चांसेस है, तो उनको भी हटाते हैं ना, तो बचे कितने? 405 वर्कर बने। अब हर व्यक्ति को 100 ऑप्शन दिया अपन ने, तो 405 इंटू 100, तो कितने ऑप्शन? 40,500 ऑप्शन। उस टाइम पे मेरा शेयर का प्राइस कितना था? 40। मेरे को 40 रुपए देने वर्कर को, इंटू 40, यानी कितना पैसा देना पड़ेगा? 15 लाख, 16,20,000 इतना पैसा देना है। ओके, बट ये पैसा मेरे को अभी इमीडिएटली आज के आज देना है क्या? नहीं, 3 साल में देने। तो मैंने इसलिए किया 1/3, तो इसका 1/3 करो, 5,40,000। 5,40,000। ये 5,40,000 मेरा इस साल का खर्चा है। खर्चा है बोले तो अपन क्या करेंगे? एक्सपेंस को डेबिट, और 3 साल बाद देना है, तो ये मेरी क्या बनी? लायबिलिटी। तो माय अकाउंटिंग एंट्री सेज दैट, अकाउंटिंग एंट्री एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ये कहां पे चला जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। पहले साल 540, ये खर्चे इसलिए डेबिट और ये लायबिलिटी इसलिए क्रेडिट। क्लियर है? मैंने 500 वर्कर लिए, 35 गए, 60 छोड़ के जाने के चांसेस है, 405 बचे, इंटू 100 इंटू 40 रुपीज देना है, बट 3 साल बाद देना है, तो उसका 1/3 का प्रोविजन अभी करके रखे। तो मैंने 5,40,000 का प्रोविजन किया, एंट्री दे दी एक्सपेंस टू ऑप्शन अकाउंट। बराबर। दूसरे साल चला गया मैं, अब वापस 500 वर्कर, 35 ऑलरेडी छोड़ के चले गए। लो कैलकुलेटर पे लो, बिना कैलकुलेशन के, कुछ समझ में नहीं आता तुमको। 500 में से 35 ऑलरेडी गए, बराबर, 35 गए। दूसरे साल और 40 गए, बराबर, और 25 जाने के चांसेस है, तो यानी 35, 40 एंड 25, तो बचे कितने? 400। 400 को ऑप्शन कितने दिए? 100 इंटू 100। अब उस टाइम शेयर का प्राइस कितना है? 50, तो 50 रुपए देने, बट अब 50 देने हैं। ये साल कौन सा है? दूसरा साल, तो मैं उसको करूंगा 2/3, 2 इंटू 2/3। रुको, ये अमाउंट आया क्या तुम्हारा? 13,33,333। अब मजा देखो। ओके, 2/3 किया ना, 2/3 में से 1/3 अपन पिछली बार रिकॉर्ड कर चुके थे, तो 13,333 में से 5,40,000 माइनस करूंगा तो 7,93,333 ये करंट ईयर का खर्चा मिलेगा। ये 13,33,300, 13,33,333, इसमें पिछले साल का भी खर्चा इंक्लूडेड है 2/3। 540 माइनस किया तो करंट ईयर का एक्सपेंस कितना? 9,07,000 कितना है? 7,93,000। तो मैं सेकेंड ईयर पे एंट्री क्या करूंगा? ESOP एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान 7,93,333। अब दोनों अगर मैं मिलाऊंगा तो टोटल लायबिलिटी कितनी बनी मेरी? 13,33,333 बनी। ओके, तीसरा साल, तीसरा साल 500 वर्कर, 35 गए, दूसरे साल 40 गए, और तीसरे साल 22 गए। 403 वर्कर इंटू 100 इंटू 52 इज द प्राइस, उसमें से 3/3 20,95,600। अब ये मेरा फाइनल है, इसके बाद सेटल ना कर रहा। अब 20,95,000 उसमें से ऑलरेडी 333 वाला प्रोविजन कर चुके ना, वो माइनस करो तो करंट ईयर कितना आएगा? 7,62,267। तो ये आया मेरा थर्ड ईयर का प्रोविजन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ESOP अकाउंट। बराबर। अब
इसके बाद तीसरे साल में इनका सबका हिसाब क्लियर करोगे। अब ये आपकी लायबिलिटी है ना, ये तो टोटल लायबिलिटी कितनी आपकी 20 लाख की लायबिलिटी है, 20,95,600। तो आप एंट्री क्या करोगे, दैट ESOP अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,95,600, 20,95,600। ये क्वेश्चन करो, तुम्हारा प्रैक्टिकल पार्ट भी होगा, तुम्हारी अकाउंटिंग एंट्रीज भी होगी, कैलकुलेशन भी समझ में आएगा। ग्रांट डेट, वेस्टिंग पीरियड कितना था, 3 साल था कि नहीं था, एक्साइज ऑप्शन, सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो इसका स्कोप याद रखिएगा, इक्विटी बेस, शेयर बेस, इसका फेयर वैल्यू कैलकुलेट करके नंबर ऑफ शेयर निकालना हुआ है, ग्रांट डेट जिस दिन राइट दिया, वेस्टिंग पीरियड परफॉर्म करना है, और एक्साइज जिस दिन आपको शेयर दिए। अगर गुड्स एंड सर्विस है, गुड्स आने के बाद शेयर देंगे, गुड्स रिसीव्ड, और सर्विसेज के केस में सर्विस मिलने के बाद शेयर देंगे, सर्विस ऑब्टेन। एंट्री समझ में आई, एक्सपेंस टू लायबिलिटी, एक्सपेंस टू लायबिलिटी, एक्सपेंस टू लायबिलिटी, बाद में लायबिलिटी इनटू कैश। समरी राउंडेड ऑफ। Now, equity share-based payment transaction in which the entity receives a goods, services for equity instrument of the entity. Goods and services के बदले में अपन क्या दे रहे हैं, equity. समझा? Cash settle based where the transaction received goods and service incur a liability of the company's share. Grant a date on which employee agree the terms and condition of your plan, and then employee share based payment arrangement is an arrangement between entity and another party to receive the shares. Okay, ये चैप्टर को एग्जाम से पहले ना देख के गए तो भी चलेगा, शॉर्ट में करो, एक ही बार करो, अच्छे से खत्म करो, कौन टाइम वेस्ट करेगा। तो 2 चैप्टर डन, एक बाकी है, अभी आप आपका ब्रेक लो, ब्रेक के बाद सैम सर का 9 बजे तक सेशन है, तो वो आपको